कि सेक्टर आफ्टर सेक्टर पीएसयूज में जो इन्वेस्टिंग ग्रेड भी नहीं माने जाते थे, आप तो इतने साल से हैं बाजार में, बहुत पुराने पीएसयू बैंक्स, पीएसयू को अरे छोड़िए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रेड करते थे, लोग छोड़ देते थे। लेकिन इस बार देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि पीएसयूज जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरह बात कर रहे हैं, नॉन डील रोड शोज की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स इंप्रूवमेंट, ये लैंग्वेज मैंने तो नहीं देखी थी कभी। जी, गुड मॉर्निंग अजय, आपको और सारे दर्शकों को। अजय, हमने हमेशा देखा है मार्केट में, एक्सपीरियंस में, कि एक सेक्टर कई बार होता है जो बहुत अंडर ओन्ड हो जाता है, क्योंकि नैरेटिव ऐसा नेगेटिव फॉर्म हो जाता है कि देखिए ये तो चीज कभी चली नहीं, रिटर्न नहीं दिया मार्केट में, तो आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। और धीरे 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 करके पार्टिसिपेशन उन सेगमेंट्स में इतना कम हो जाता है कि थोड़ा भी फिर इंटरेस्ट आता है तो नॉर्मल पार्टिसिपेशन तक आते आते ऑलमोस्ट 100% रिटर्न हो जाती है। अ, तो मुझे लगता है पीएसयू सेगमेंट, ब्रॉड पीएसयू बास्केट जो है, और इसमें बहुत अच्छी कंपनीज हैं अजय, जैसे आपने कहा मोनोपोलिस्टिक कंपनीज हैं। अभी मैं आरईसी के चेयरमैन का इंटरव्यू देख रहा था इसके पहले। तो जिस तरह का ये लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो कैचअप वैल्यूएशन था वो बहुत अच्छा प्ले आउट हो गया है पीएसयू बास्केट में। पीएसयू बैंक्स, लार्ज पीएसयूज में जो हमारे महारत्ना है, नवरत्ना है, और अब इसके बाद मार्केट वेट करेगा कि इनका अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से कैसे होता है, और वो अब यहाँ से रिटर्न जनरेट करेगा इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, ये तो एक री रेटिंग हुई पूरी हमारे पीएसयू बास्केट की। बहुत सारी इसके अंदर गैप्स भी थे, एफिशिएंसी निकालने की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा भी डेल्टा अगर आता है तो अर्निंग्स पे बड़ा इम्पैक्ट आता है। बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। एक शैलो, एक झिझकता हुआ, रिलक्टेंट सा करेक्शन देखा, उसके बाद वापस रिकवरी आ गई क्योंकि कैश बहुत बैठा है साइड पे। लेकिन आप ये बताइए कि आपका पोजीशनिंग इस समय बाजार पे कैसा है? आपने उस करेक्शन का फायदा उठाया या आप एक डीपर करेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी अजय, मुझे लगता है मार्केट में, एक ही मार्केट में बुल मार्केट और बेयर मार्केट साथ में चलते रहते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में। हमारा जो स्टैंस है वो डिफेंसिव है इस समय अजय, कि जहां पे इजी पैसा बन गया है पिछले 6 महीनों में, 7 महीनों में, जो लार्जली मिड कैप स्मॉल कैप्स में हमने रैली देखी, तो वहां से प्रॉफिट बुक करके हम उस सेगमेंट में जाएं जहां पे अभी थोड़ा रोटेशन करें, तो और पोर्टफोलियो को डिफेंसिव बनाए। तो लार्ज कैप्स में अजय हमने एलोकेशन अपना बढ़ाया है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं वहां पे जो मुझे लग रहा है कि बीटन डाउन है कंपेयर टू देयर रिलेटिव हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस एंड देयर फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ, उनके दोनों के बनिस्बत में मैं देखूं तो काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने अपना लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ाया है इस वीकनेस को यूज करके मार्केट में, और कैश पोर्टफोलियो में थोड़ा बढ़ाया है, और स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पे प्रॉफिट बुकिंग करी है, कुछ एग्जिट्स भी करे हैं। अजय, बड़ा मुश्किल है कहना कि एक डीपर करेक्शन आएगा तो उसके लिए हम वेट करते रहें। तो हमारा स्ट्रैटेजी यही है कि जहां हमको अपॉर्चुनिटीज दिखें वीकनेस की वजह से, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, वहां पे हम डिप्लॉय करते रहें। और जहां पे हमें लग रहा है कि फेयर वैल्यू से हमारा पोर्टफोलियो कंपनीज बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे पार्टली या फुली प्रॉफिट बुक करते रहें। तो अभी यही स्ट्रैटेजी है अजय इस समय। अभय सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। अगर हम नतीजों के सीजन की बात करें तो निफ्टी के ज़्यादातर नतीजे आ गए हैं, 36 आ गए हैं, और निराशा की अगर हम बात करें तो बहुत कम कंपनियों के नतीजों से निराशा हुई, बाकी अदरवाइज इन लाइन है या फिर बेहतर आए हैं। आपको नतीजों के दम पर मान लीजिए अगर कोई अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी चर्निंग करना चाहता हो तो आपको अच्छी चीज़ें क्या लगी, कौन से सेगमेंट के नतीजे आपको ज़्यादा अच्छा लगे, और कहाँ पर थोड़े से आप सतर्क रहने की सलाह देंगे? अभिषेक, गुड मॉर्निंग। देखिए, जहां पे जैसा एक्सपेक्टेशन था और उसके बनिस्बत वैसे ही रिजल्ट्स आए, तो एक लार्ज कैप बैंक्स अगर मैं कहूँ, तो वो स्पेस है जो मुझे लगता है ग्रोथ दिखाता रहेगा। हो सकता है थोड़ी वीकनेस हो ग्रोथ में, पर ओवरऑल एक कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस मिलेगी अगले 4-5 साल में। तो लार्ज बैंक्स जो हैं वो एक मुझे बहुत अच्छा स्पेस लग रहा है। दूसरा, ऑटोज मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छे सेक्युलर डिमांड एनवायरनमेंट में है। तो ऑटोज
को मैं डेफिनेटली ओवरवेट करूंगा। तीसरा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम्स हैं उधर भी थोड़ा पिकअप है और वैल्यूएशंस भी काफी करेक्ट में है। तो ये तीन तीन ऐसे स्पेसेस हैं अभिषेक, जहां पे मुझे पॉजिटिवली मैं व्यू कर रहा हूँ। और जहां और लार्ज कैप फार्मा मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि काफी समय से ये करेक्शन मोड में था। पर हम देखें हमारी लार्ज कैप फार्मा कंपनी ने काफी रिस्ट्रक्चर किया अपने बिजनेसेस को, कंप्लाइंट हो गए हैं रेगुलेटरी वाइज, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंप्रूव किया है, R&D इंप्रूव किया है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस जो आएगा वो लार्ज कैप फार्मा से आएगा। जहां पे मैं सतर्क हूं अभी भी वो दो स्पेसेस हैं। एक है लार्ज कैप आईटी, मुझे नहीं लगता है कि उनके बिजनेस मॉडल इतनी जल्दी चेंज होंगे कि ग्रोथ आएगा, साल 2 साल लगेगा उनको। और दूसरा है वो है कमोडिटी मेटल कंपनीज हैं, क्योंकि वो अभी भी मुझे लगता है एक डाउनटर्न से ही गुजर रही है, जहाँ पे मार्केट ओवर सप्लाइड है कमोडिटीज का ग्लोबली, और इसकी वजह से कैपेसिटी एक्सपेंशन भी जो हो रहा है उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है ये आईटी और कमोडिटी, ये जो स्पेसेस हैं, थोड़ा वीक रहेंगे अगले साल 2 साल के नजरिए से। आईटी पे आपने टच अपॉन किया। कॉग्निजेंट की जो गाइडेंस आई है कि आगे भी खर्चे कम कर रहे हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स उनके क्लाइंट्स कम कर रहे हैं, वो बीच में बोला उन्होंने अगले क्वार्टर के लिए, ये लार्ज कैप पे ज़्यादा अप्लाई होता हुआ नजर आता है अब है आपको? क्योंकि मिड कैप आईटी में तो बड़ी तेजी है। इनफैक्ट केपीआईटी ने अभी 2 दिन पहले अपनी गाइडेंस बढ़ा के 25% ने करीब कर दी। तो हमें क्या इन दोनों को अलग अलग देखना चाहिए? जी बिल्कुल अजय, ये मार्केट जो है, इंडस्ट्री एकदम स्प्लिट है इस समय अजय, और ये स्प्लिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो लार्ज कैप हमारी आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, आईबीएम का भी मैं नाम लूंगा, ये हिस्टोरिकली एक बॉडी और पीपल ओरिएंटेड कंपनीज हैं। ये सर्विसेज, प्योर सर्विसेज मॉडल्स हैं कि जितने इनका ग्रोथ आता है ज्यादा लोगों को हायर करने से, इनका प्रोडक्ट पे फोकस कभी रहा नहीं ज्यादा, और उसकी वजह से इस समय एक बड़े दुविधा वाले समय से चल रहे हैं, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं इनके, वो ज्यादा एफिशिएंसी डिमांड कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इनको प्रोडक्ट ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, सर्विस ओरिएंटेड व्यू निकाल के। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को री ओरिएंट करना एक मुश्किल काम है अजय। सो ये जो तकलीफ से गुजर रही है वही है तकलीफ की, आपका जो नेट हेडकाउंट है वो एक्चुअली गिर रहा है, और मुझे लगता है ये हेडकाउंट गिरता रहेगा, क्योंकि ये लोग प्रोडक्ट फोकस इनको करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए। और तो ये एक ऐसे मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मिड और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज हैं, वो ज्यादातर प्रोडक्ट फोकस से ही बनी है। केपीआईटी का आपने नाम लिया, उस तरह की बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो इनके साथ compete नहीं कर पा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज। तो उनका जो जेनेसिस और डीएनए में कहूं तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन था। तो उनका जो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन था अजय, अब उनको उसका फायदा मिल रहा है ग्रोथ में भी और मार्जिन्स में भी। तो ये एक जो स्प्लिट है इंडस्ट्री का, आईटी सर्विसेज, आईटी प्रोडक्ट का, ये बढ़ता जाएगा अगले 2 साल में। मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा अच्छे मौके हैं स्मॉल और मिड कैप आईटी सर्विसेज, आईटी प्रोडक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करने के विद अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। अबे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप अपना टाइम निकाल के हमको बता रहे हैं कि इस मार्केट्स के अंदर क्या अप्रोच रखनी चाहिए। एक चीज़ हमको आपसे पता करना है, क्योंकि अब चुनावों में ज़्यादा समय नहीं है, अभी नवंबर तो हो गया शुरू, उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग जनवरी तक डेट्स दे देगा, फिर मई में नई सरकार होगी, तो समय काफ़ी कम है। लेकिन आपकी जो थीम है ना, उसमें कंजम्पशन वाला हिस्सा मैं देख रहा था कि आप कंजम्पशन पे काफ़ी बुलिश है। ये कौन से कंजम्पशन पे आप बुलिश है, शहर वाली कि गांव वाली? दोनों में बहुत फ़र्क है सर, आज भी फ़र्क है। जी डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कंजम्पशन अक्रॉस द बोर्ड में कहूंगा, क्योंकि आई थिंक जो फार्म इनकम है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है डिम्पी। जो गवर्नमेंट के एमएसपी बढ़ा रहे हैं, प्लस जो बाकी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो सरकार का राइटली सो, मैं नहीं कहता कि पॉलिटिकल एजेंडा है, पर एक उनका हमेशा से एजेंडा रहा है कि जो फार्म इनकम को हम बढ़ाएं, और उसको टारगेट है कि डबल करें। तो इसकी वजह से एक जो फार्मर्स के पास है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, वो बढ़ रही है, एबिलिटी उसकी, और कुछ उसमें जाती है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, और कुछ जाती है अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में। तो जो इराटिक रेनफॉल था, मॉनसून इतना अच्छा नहीं था, पर उसके
बावजूद हमने कोई ऐसा मेजर ड्रॉप नहीं देखा है रूरल कंजम्पशन में। और अर्बन कंजम्पशन में बल्कि ज्यादा स्लो डाउन है डिम्पी इस समय, क्योंकि जो हम डेटा देख रहे हैं पिछले हफ्ते भर से, हमारे जो चैनल चेक्स हैं उसमें ये दिख रहा है कि एक बहुत रिमार्केबल स्लो डाउन हुआ है कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस होती है कि नवरात्रि और दिवाली के बीच में पीक बाइंग होती है, और इस समय वो पीक बाइंग नहीं है, काफी वीक बाइंग है पीक बाइंग की बजाय में, अगर मैं कहूँ तो शहर का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा वरीसम है। एट द सेम टाइम रूरल कंजम्पशन में मुझे कोई कमी नहीं लग रही है, और रूरल सेगमेंट को एक्चुअली फाइनेंसिंग भी जो मिल रही है इस समय, या एक्सेस टू क्रेडिट है, वो इस टाइम मेरे हिस्ट्री में मैंने इतना ज्यादा एक्सेस टू क्रेडिट, और वो भी चीप क्रेडिट, मैंने कभी नहीं देखा। तो आई थिंक एक स्प्लिट हो रहा है, रूरल डिमांड स्ट्रांग है, अर्बन थोड़ी वीक है, और वो चिंता का विषय है फ्रैंकली। अबे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छे से हमको गाइड किया, और इस जंक्शन पे आपकी जैसे इंटेलिजेंट और जिनका एक्सपीरियंस होता है ना, उनका बहुत काम आता है हमारे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपका समय हमने लिया, बहुत शुक्रिया।